तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें इगोर ग्रोम नामी इंसान के बारे में बताया जाता है, जिसके पास फ्यूचर जानने की सुपर पावर थी। और इसी सुपर पावर और जहानत का इस्तेमाल करते हुए उसने एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल डॉक्टर प्लेग को पकड़ा था। वैसे तो डॉक्टर प्लेग एक आईटी एक्सपर्ट था, लेकिन आईटी एक्सपर्ट से वो कब एक डाकू बन गया उसे खुद भी पता नहीं चला। असल में उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसका मतलब कि वो एक ही इंसान दो अलग-अलग जिंदगियां गुजार रहा था। इस चीज का उसे अंदाजा भी नहीं था। उसकी एक पर्सनैलिटी, एक जिंदगी थी कि वो आईटी एक्सपर्ट था, जबकि उसकी दूसरी पर्सनालिटी बहुत ही खतरनाक थी। जब उसकी दूसरी पर्सनालिटी हावी होती तो वो बुरे काम करता, डकैती करता, अमीर लोगों को लूट कर गरीब लोगों को पैसे देता था वो, जिसकी वजह से गरीब लोगों ने उसे अपना देवता मानना शुरू कर दिया और उसके इशारों पर काम करने लगे। उसके बुरे कामों की वजह से इगोर ग्रूम ने उसे पकड़ लिया और जब उससे उसके बुरे कामों की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि ये सब तो मेरा दोस्त कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इगोर ग्रूम ने उसे साबित किया कि उसका दोस्त 6 साल पहले ही मर चुका था और इन सारे बुरे कामों का जिम्मेदार डॉक्टर प्लेग खुद था। तो उससे ये सच्चाई सही नहीं गई। उसने आम लोगों को जो उसे हीरो मानते थे उन्हें साथ मिलाकर शहर में हंगामे शुरू कर दिए और खुद भी इन हंगामों में आगे आगे रहा। इगोर ग्रोम ने अपनी जान पे खेलकर इस सारी सिचुएशन को भी संभाला और आखिर डॉक्टर प्लेग को पकड़कर वो मशहूर हो गया। और अब डॉक्टर प्लेग एक हाई सिक्योरिटी मेंटल हॉस्पिटल में है, जिसका आज भी इलाज चल रहा है। सीन्स अब प्रेजेंट डे में शिफ्ट होते हैं, जहां हमें पता चला है कि एक जेल में सभी कैदी आजाद हो गए थे। आजाद होते ही उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया था। कई मासूम लोगों की तो उन्होंने जानें ले ली और बाकी सभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को जेलों में बंद कर दिया। सिचुएशन हैंडल करने के लिए यहाँ पे भी अब एंट्री की इगोर ग्रोम ने। वो यहाँ इन सारे कैदियों से फाइट करता है, इन्हें काबू करके वापस जेल में डालने में कामयाब हो जाता है। इतने सारे कैदियों को जहाँ इतने सारे लोग नहीं संभाल पा रहे थे, वहीं पर इगोर ग्रोम ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सभी को संभाल लिया था। और अब मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर वो सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाता। और यहाँ हमें उसकी कमजोरी पता चली कि वो लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था। यहाँ पर एंकर्स के दरमियान में खड़ी हुई रेड बालों वाली लड़की उसको जवाब देने में मदद करती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की इगोर ग्रोम की फियांसी है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स पार्टी भी करते हैं आज की सिचुएशंस अच्छे से हैंडल होने की खुशी में, और इनके साथ जर्नल भी आकर पार्टी करते हैं, जो असल में इगोर ग्रोम के अंकल भी हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि मेजर से मिलने के लिए सिक्योरिटी मिनिस्टर आई थी, जिनका ये मानना था कि उनके डिपार्टमेंट को अपग्रेड होने की जरूरत है। वो मशवरा देती है कि उनके डिपार्टमेंट के लोगों की जगह यहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स आ जाएं, जिससे उनका सिक्योरिटी सिस्टम और भी फास्ट और अच्छा हो सकता था। लेकिन मेजर का ये मानना था कि जो काम इंसान कर सकते हैं वो काम मशीन नहीं कर सकती। इसीलिए सिक्योरिटी मिनिस्टर मेजर से कहती है, ठीक है, फिर मेरे ड्रोन्स और आपके जवानों के दरमियान में एक मुकाबला करवा कर देख लेते हैं। जो रिजल्ट आएंगे उसकी बिना पर फैसला कर लिया जाएगा। अगले दिन ये लोग एक ट्रेनिंग सेंटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। इगोर ग्रोम ने यहाँ पर उस ड्रोन से मुकाबला करना था, लेकिन वो पिछले दिन के नशे में चूर था। उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है और चंद ही सेकंड में यहाँ की भूल भलैया में अपने टारगेट को ढूंढ कर शूट कर देता है। फिर बारी आती है इनके हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की, जिसने अपने टारगेट को ढूंढने में 52 सेकंड लगा दिए थे। और ऐसे कुछ सेकंड की तेजी की वजह से ये सारे पुलिस वाले अपनी जॉब खोने से बच गए। इसी वजह से मेजर और सभी पुलिस वाले खुश भी थे। इगोर जल्दी में था, वो यहाँ से निकल गया क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी थी। उसने अपनी फियांसी यूरिया के लिए रूफ टॉप पे एक टेबल बुक किया हुआ था और यूरिया इस सब से बहुत खुश थी। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यूरिया स्मार्टफोन लेकर आई थी, जिसे इगोर एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि स्मार्टफोन उसकी लोकेशन किसी को भी बता सकते हैं। जबकि इगोर ने यहाँ यूरिया को अपने घर शिफ्ट होने के लिए कह दिया था, जिससे यूरिया बहुत ज्यादा खुश थी। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ पे उनको एक छोटी सी कार चलती हुई नजर आती है, जिसके ऊपर बम लगा हुआ था और उनके देखते ही देखते वो ब्लास्ट हो गया। इन लोगों ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी जान बचाई। इगोर ने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग पे एक आदमी अपना चेहरा ढांपे हुए है
और वही इस कार को कंट्रोल कर रहा था। उसे पकड़ने के लिए एगोर ने बहुत ही खतरनाक जंप की इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उस आदमी को पकड़ने के लिए, जबकि यूरिया भी उस आदमी की पिक्चर लेने लगी। वो आदमी तेजी से भाग रहा था। एगोर को अपने से दूर रखने के लिए उसने बहुत से छोटे छोटे बम्स भी उसकी तरफ फेंके, जिससे साफ जाहिर था कि उसके पास बहुत से वेपन्स हैं। एगोर जब उसके सामने आया तो ये आदमी बहुत ही महारत से उससे लड़ा, यहाँ तक कि उसने एगोर को उठाकर एक बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही उसने एगोर को कॉल की और एक बुरी खबर दी कि उसने शहर में जगह जगह बम लगा दिए हैं। पहला बम जल्द ही ब्लास्ट होने वाला था। इस आदमी ने कहा कि एगोर अगर चाहे तो उस बम को फटने से बचा सकता है। उसने एगोर को कुछ क्लूज दिए बम ढूंढ कर डिस्पोज करने के लिए। एगोर परेशान हो गया। क्लूज के मुताबिक वो इधर उधर देखता रहा। उसे लगा कि सामने पैलेस में बम हो सकता है। जैसे ही वो पैलेस की तरफ भागा, उससे पहले ही पीछे से ये बम ब्लास्ट हो गया। ये बम एक स्टैचू के पास ब्लास्ट हुआ था। बम के ब्लास्ट होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए और दोबारा एगोर को कॉल आई। उस आदमी ने कहा, तुम गलत थे। उस क्लू का मतलब पैलेस नहीं था, बल्कि उस क्लू का मतलब स्टैचू था। एक बम फट चुका है। इससे पहले कि और भी बम फटे और बहुत नुकसान हो जाए, उससे पहले ही तुम अपनी जॉब से रिजाइन कर दो। और खबरदार, जो हमारे बारे में किसी को बताया भी, अगर ऐसा किया तो पूरे शहर में और भी लोग मारे जाएंगे। यहाँ टीवी चैनल्स पे भी बम फटने की न्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुकी थी। लोग पुलिस से इस बम फटने के पीछे का राज जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी पुलिस को भी इसके पीछे के असली मुजरिम के बारे में नहीं पता था। पुलिस से एंकर्स एगोर के बारे में भी पूछते रहे, लेकिन एगोर तो पूरा दिन से पुलिस को भी नहीं मिला था, यहाँ तक कि अपनी फियांसी और अपने दोस्त को भी नहीं मिला था। सब उसके लिए जब परेशान हो गए तो एगोर अपने घर आ गया, जहाँ पे उसका दोस्त और उसकी फियांसी पहले से मौजूद थे। लेकिन एगोर ने इन दोनों को अपनी परेशानी नहीं बताई और इन दोनों को ही यहाँ से भेज दिया, ये सोचते हुए कि कहीं उसके पीछे इन दोनों की जानों को भी खतरा ना हो जाए। दूसरी तरफ एगोर के दोस्त को लग रहा था कि उनके जेल में पिछले दिनों जो सारे कैदी एकदम से आजाद हुए थे, इसके पीछे किसी न किसी ही चाल जरूर थी। और उसने एक कैदी को टॉर्चर करके ये पता भी चलवा लिया कि सभी कैदियों को एक साथ यहाँ से निकलने में यहाँ के जेलर ने ही मदद की थी। यानी इस सब के पीछे जरूर कोई बड़ी गेम चल रही थी। दूसरी तरफ हम यूरिया को देखते हैं, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में अपना भेस बदल के गई है। वो यहाँ से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने उसे पहचान लिया। वो उसे अपने हिप्नोटाइजेशन में कैद करके आखिर जान ही लेते हैं कि वो अपना भेस बदल के यहाँ क्यों आई थी। यूरिया बताती है कि वो एक इंसान के बारे में मालूमात लेने आई है, जिसका सालों पहले यहाँ से इलाज हुआ था। उसे 1526 मार्क वाले एक आदमी को ढूंढना था और ये सब उसे अपने फियांसी एगोर के लिए करना था। सारी बातें जानने के बाद डॉक्टर उसे अपने हिप्नोटाइजेशन से आजाद कर देते हैं और उस आदमी का पता भी दे देते हैं जिसके बारे में वो यहाँ से जानने के लिए आई थी। यूरिया के यहाँ से चले जाने के बाद डॉक्टर अब डॉक्टर प्लेग वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ देखने को मिला कि उसकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। उसकी नेगेटिव पर्सनालिटी अभी भी उसके ऊपर हावी हुई थी और वो तड़प रहा था। डॉक्टर ने यहाँ पर एक टैबलेट देकर उसे सुकून दिया। सीन कट होकर अब हमें एगोर ग्रोम को दिखाया जाता है, जो एक पुराने जर्नलिस्ट के पास गया था किसी आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। उसके हाथ पे 1526 का मार्क था, वही मार्क जिसके बारे में यूरिया भी ढूंढती फिर रही थी। इस जर्नलिस्ट ने बताया कि ये क्रॉप स्क्रैचर का सिंबल है। ये लोग किसी मिलिट्री की तरह काम करते हैं और बड़े बड़े खतरनाक मिशंस पूरे करते हैं, और ये सारे मिशंस वो लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि एगोर को उस आदमी की कॉल आ गई, जो आदमी पहले भी उसे बॉम्ब ब्लास्ट होने की धमकी दे रहा था। इस मर्तबा उसने कहा कि तुमने अभी तक रिजाइन नहीं दिया, इसीलिए एक और बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। उसने इस मर्तबा भी एगोर को चांस दिया लोगों की जान बचाने का। पहले की तरह क्लू देकर एगोर ने इस क्लू को सॉल्व करने के लिए बहुत सी वाइन पी और नशे में इधर उधर भटकने लगा। उसकी ऐसी हालत में लोगों ने उसकी पिक्चर्स भी ले ली और आखिर में जब तक उसने क्लू सॉल्व किया तो उसे पता चला कि ये बॉम्ब अब एक सर्कस में फटने वाला है। जल्दी से उसने सर्कस में जाकर सभी लोगों को सर्कस से बाहर निकाल दिया, लेकिन तभी न्यूज चली कि किसी और जगह बॉम्ब फट गया था। यानी एगोर ग्रोम इस मर्तबा भी हार गया था। बॉम्ब फटने की वजह से शहर में दोबारा हंगामे शुरू हो जाते हैं। लोग इस सब का जिम्मेदार पुलिस को ठहराने लगते हैं और साथ ही साथ एगोर को भी। एगोर की नशे वाली वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं और पूरे शहर में उसकी बदनामी होना शुरू हो जाती है। एगोर के स्टैचू के ऊपर लोग गालियां लिख देते हैं और उसका घर भी तोड़ने लग जाते हैं। इस सब से एक इंसान जो बहुत ज्यादा खुश था, वो उस रोबोट ड्रोन कंपनी का मालिक था, जिसके ड्रोन्स को मेजर ने पुलिस में इंट्रोड्यूस करवाने से इनकार कर दिया था। अब उसके पास अच्छा मौका था अपने ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस करवाने का। सिक्योरिटी मिनिस्टर अब
उन ड्रोन्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाती हैं। इससे पहले वो डील साइन कर देती, एगोर उन्हें रोकना चाहता था क्योंकि एगोर को लग रहा था कि उस ड्रोन कंपनी का मालिक ही असल में 1526 यानी क्रॉप्स क्रिएचर का मालिक है, जो पैसों के लिए कोई भी अच्छा या बुरा मिशन करते हैं। ये बात जाकर उसने जब मिनिस्टर के सामने साबित करने की कोशिश की तो वहाँ उस आदमी के किसी भी साथी के हाथ पर 1526 का निशान उसे नहीं मिला। ऐसे उसकी थ्योरी गलत साबित हो गई और मिनिस्टर ने आखिर पुलिस ऑफिसर्स की जगह ड्रोन्स ले लिए। इन सब चीज़ों से नाउम्मीद होकर एगोर भी रिजाइन करने ही वाला था, लेकिन तब मेजर ने उसे बताया कि मेजर ने सारा इल्ज़ाम खुद पे लेकर अपने आप को ही रिजाइन कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब एगोर ही है जो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। उनके जाने के बाद एगोर क्रोम को दोबारा उसी आदमी की कॉल आती है रिजाइन देने के लिए, और ये सुनकर एगोर समझ नहीं पाता कि आखिर उसे कॉल करने वाला ये इंसान है कौन। पहले तो उसे लग रहा था कि वो ड्रोन कंपनी का मालिक है, लेकिन ड्रोन कंपनी का तो अब मकसद पूरा हो चुका था। उसके सारे ड्रोन्स पुलिस डिपार्टमेंट ने खरीद लिए थे। फिर अब वो कौन था जो उसे डिजाइन करने की बार बार धमकी दे रहा था। एगोर अपने साथी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोशिश करता है। एगोर का साथी जब उसके घर जाता है पूछताछ के लिए तो हम देखते हैं कि उसके साथी की गाड़ी में पहले से ही कोई बॉम्ब रख चुका था, जिसके ब्लास्ट होने पर उसकी जान इसलिए नहीं गई क्योंकि वो गाड़ी से बाहर निकला हुआ था। एगोर के साथी ने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि इस बॉम्ब के ब्लास्ट होने से वो स्मेल आ रही थी जो स्मेल हमेशा डॉक्टर प्लेग के वेपन्स में से आया करती थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था, क्योंकि डॉक्टर प्लेग के सारे वेपन्स तो पुलिस डिपार्टमेंट की कस्टडी में थे। उसने फौरन अपने ऑफिस जाकर देखा तो वहाँ से बहुत से वेपन्स डॉक्टर प्लेग के गायब थे। इसका साफ मतलब था कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर प्लेग का हाथ है, लेकिन वो तो खुद भी पुलिस की कस्टडी में था। यहाँ दूसरी तरफ हम यूरिया को देखते हैं जो 1526 का पता करते करते एक खास जगह पे पहुंची है। इस सुनसान जंगलों के दरमियानी जगह में उसे एक आदमी मिलता है जिसके हाथ पे वही 1526 का निशान था। इस आदमी से बात करने के बाद यूरिया को पता चला कि पूरे शहर में जो बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है वो ओलेग नाम का एक बंदा कर रहा है, और ओलेग डॉक्टर प्लेग का वही दोस्त है जिसके बारे में डॉक्टर प्लेग ने कहा था कि वो सारे बुरे काम करता था। लेकिन एगोर की इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया था कि ओलेग तो मर गया है। तब इस आदमी ने बताया कि हमारी क्रॉप्स क्रिएचर नाम की एक आर्मी है। क्रॉप्स क्रिएचर इसका नाम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें सभी वो बंदे पार्ट लेते हैं जो आम दुनिया के लिए मर चुके हों। हकीकत जानने के बाद जल्दी से यूरिया एक वीडियो बनाती है और पुलिस को और सभी लोगों को ओलेग के बारे में होशियार कर देती है। पुलिस के साथ साथ मीडिया वाले भी ओलेग को पकड़ने में बिजी हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि ओलेग असल में डॉक्टर प्लेग का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा था, क्योंकि एगोर ने डॉक्टर प्लेग की जिंदगी बर्बाद की थी, उसे जेल तक पहुंचाया था। इसीलिए वो अब एगोर को बर्बाद करना चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। सभी लोग अब ओलेग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ओलेग ने खुद ही एक सीसीटीवी में आकर अपनी लोकेशन सबको बता दी। एगोर फौरन ही उसे पकड़ने के लिए अपनी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पे चला गया और उसने वहाँ जाके क्या देखा कि उसके अंकल को बहुत सारे बॉम्ब्स के ऊपर बिठाया गया था। उसकी जरा सी भी गलती उसके अंकल की जान ले सकती थी। वो ओलेग से बात करना चाहता था, लेकिन ओलेग ने कोई भी बात किए बगैर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए और इसमें एगोर के अंकल की जान चली गई और इसकी वजह से वो पूरी तरह सदमे में आ गया। इतने में ही उसके साथी ने आकर यहाँ उसे ये खबर दी कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो सारा डॉक्टर प्लेग के इशारों पे हो रहा है। ये बात जानते ही एगोर गुस्से से पागल होने लगा। वो पागलों की तरह उठकर फेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया डॉक्टर प्लेग को मारने के लिए। इससे पहले कि वो उसे मार देता, यहाँ पर सिक्योरिटी वाले बड़ी मुश्किल से उसे रोकते हैं और अब साइकियाट्रिस्ट से यानी डॉक्टर प्लेग के डॉक्टर से उसकी मीटिंग करवाई जाती है। डॉक्टर यहाँ पर एगोर को बताते हैं कि वो प्लेग से कोई भी बात नहीं निकलवा सकता क्योंकि उसके अंदर 2 पर्सनालिटीज हैं। ये साबित करने के लिए उसने डॉक्टर प्लेग की आंखों का कलर भी उसे दिखाया जो 2 पर्सनालिटीज की वजह से चेंज हो रहा था। लेकिन एगोर के सर पे तो भूत सवार था, उसे डॉक्टर प्लेग को मारना ही मारना था। तब यहाँ पर डॉक्टर उसे अपनी हिप्नोटाइजेशन के अंदर कैद कर लेते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सब नॉर्मल है। हमेशा कोई एक इंसान हीरो बनकर नहीं रह सकता। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी मिनिस्टर अब उन ड्रोन्स को पूरे शहरों में इंट्रोड्यूस करवा रही थी, जिसका सारे चैनल वाले ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तभी ओलेग उनकी सभी फुटेजेस को हैक कर लेता है और वहाँ पे अपनी वीडियो चलाता है जिसमें उसने बताया कि उसने पूरे शहर के मेट्रोस के अंदर बॉम्ब लगा दिए हैं और सभी मेट्रो स्टेशंस को बंद भी कर दिया है, जिसकी वजह से अब मेट्रो स्टेशन से लोग बाहर भी नहीं निकल सकते।
कुछ ही देर में सभी बम ब्लास्ट हो जाएंगे और बहुत बड़े अमाउंट में लोग मारे जाएंगे। ये सब वो एगोर से बदला लेने के लिए कर रहा है। उसने लोगों से कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर एगोर को पकड़ के मार दो, नहीं तो बाकी सब लोगों की जान खत्म हो जाएगी। यहाँ अब एगोर ने भी हार मान ली थी। वो एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे था जहाँ पर उसे उसकी फियांसी और साथी मिलने के लिए आया, जिसने उन्होंने बताया कि बस वो अब रिजाइन दे देगा। लेकिन वो उसे हिम्मत देते हुए समझाते हैं कि तुम रिजाइन नहीं दे सकते। असल में ओलेग चाहते ही यही है कि तुम रिजाइन दे दो, लेकिन तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें इस शहर को बचाना है, जिसके लिए हमारे पास एक प्लान है। उनके प्लान के मुताबिक एगोर सबसे पहले जाकर डॉक्टर प्लेग को आजाद करवाकर एक पोर्ट पर लेकर आता है, जहाँ पर पहले से ही उसकी फियांसी और उसका साथी इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान था कि वो लोग ये सब कुछ डॉक्टर प्लेग के जरिए रुकवा लेंगे, लेकिन तभी पुलिस ने उनकी कार्स का पीछा किया और ये लोग पकड़े गए। लेकिन पता चला कि डॉक्टर प्लेग और एगोर तो इस कार के अंदर थे ही नहीं, बल्कि उनकी जगह इस कार में बहरूपिये बैठे हुए थे, जबकि एगोर डॉक्टर प्लेग से अपना काम करवाने में मसरूफ था। दिखाया जाता है कि यहाँ पर एगोर डॉक्टर प्लेग को लेकर ओलेग के ऑफिस में आ गया था, जहाँ पर वो ओलेग से लड़ने लगा, जबकि एगोर ने डॉक्टर प्लेग के जरिए यहाँ सभी बॉम्ब के टाइमर्स को रुकवा दिया। टाइमर्स के रुकते ही सभी लोगों की जान बच गई थी। मेट्रोस के दरवाजे भी खुल गए थे, जहाँ से सभी लोग जान बचाकर बाहर आ गए। सबकी जान में जान आई थी। आखिर यूरिया का प्लान काम कर ही गया था, लेकिन इससे पहले कि सब कुछ ठीक रहता, डॉक्टर प्लेग की नेगेटिव पर्सनालिटी उसके ऊपर हावी होने लग जाती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और एगोर को बताता है कि ये सब जो कुछ हुआ ये ओलेग का नहीं बल्कि उसका अपना ही प्लान था। वो बताता है कि मैंने जान के एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें तुम लोगों की नजरों में एक हीरो से विलन बन जाओ। उसके बाद उसने ओलेग के साथ मिलकर पूरे शहर में हंगामे मचा दिए। वो जानता था कि इन हंगामों को रोकने के लिए जरूर एगोर उस तक आएगा। वह भी बिल्कुल ऐसा ही अब एगोर उसके सामने आ चुका था और वो एगोर को मारकर अपना बदला ले सकता था। इससे पहले कि वो एगोर को मार देता, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, वो यहाँ अपने दोस्त ओलेग को ही गोलियां मारकर खत्म कर देता है। एगोर भी ये सब देखकर हैरान परेशान था। वो अब एगोर को स्क्रीन देखने को कहता है, जहाँ पर उसने पुलिस के सभी ड्रोन्स को एगोर को ढूंढकर मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब क्योंकि एगोर तो एंड्रॉइड फोन यूज करता ही नहीं था, तो उसकी लोकेशन को ड्रोन्स फॉलो नहीं कर पाते और उन सभी लोगों को मारने लग जाते हैं जिनके साथ कभी न कभी एगोर ने कोई पिक्चर ली थी। ये देखते हुए एगोर जल्दी से उठकर डॉक्टर प्लेग के साथ ही एक पिक्चर ले लेता है। ये पिक्चर बहुत रिसेंट थी, इसीलिए सारे ड्रोन्स जल्दी से डॉक्टर प्लेग को मारने के लिए ही बढ़ने लग जाते हैं। अब प्लेग जानता था कि सभी ड्रोन्स मारने के लिए उसे यहाँ पे आएंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो इन सारे ड्रोन्स को रोकने लग गया, लेकिन इस सब में टाइम लग रहा था। ड्रोन्स पहले से ही यहाँ पे पहुंच गए, जिन्हें शूट करके एगोर मारने लगा और आखिर इतने में डॉक्टर प्लेग ने भी इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर ही लिया। लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि आखिरी ड्रोन ने आकर डॉक्टर प्लेग को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से अब डॉक्टर प्लेग मर रहा था। उसकी दोनों आंखों के रंग बदल गए थे, जो कि ये जाहिर कर रहे थे कि इस टाइम भी उसके अंदर 2 पर्सनालिटीज जिंदा थीं। सीन कट होकर मूवी के लास्ट सीन में हमें एगोर को कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, जहां पर एगोर ने अपनी सारी गलतियां मान ली थी कि उसकी वजह से 2 मर्तबा शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसको उसने बाद में सुधार तो लिया था, लेकिन अब वो इस पोस्ट पर और नहीं रहना चाहता था। इसीलिए उसने यहाँ सबके सामने रिजाइन दे दिया और इस टाइम हमें उसकी आंखों का कलर भी बदला हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब ये था कि एगोर के अंदर भी 2 पर्सनालिटीज जीने लगी थी। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।